टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टैटिक्स से है। हमारे टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मेनली प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जो रफनेस की प्रॉपर्टी है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन मेनली द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ अ बॉडी, जिसके कारण जब बॉडी किसी अनदर बॉडी के कांटेक्ट में होती है तो अपने मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो फोर्स वो अप्लाई करती है अपने मोशन को रोकने के लिए उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो मेनली जो फ्रिक्शन है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी, एंड उस रफनेस की प्रॉपर्टी के लिए जो वो फोर्स एक्सर्ट करती है उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर डेली लाइफ में हम देखें तो फ्रिक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसे कि अगर हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो अगर फ्रिक्शन हमारे वर्ल्ड में नहीं होता, हमारे ब्रह्मांड में नहीं होता, तो हम चल ही नहीं सकते थे। अब हम फ्रिक्शन दो टाइप का है यहाँ पे, स्टैटिकल फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन। ठीक है, और जब कोई बॉडी मोशन में होती है तब उस पर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिकल फ्रिक्शन। अब स्टैटिकल फ्रिक्शन के अनदर दो टाइप हैं। स्टैटिकल फ्रिक्शन में अगर कोई बॉडी अबाउट टू मूव नहीं है, अगर वो बॉडी रेस्टलेस पड़ी है, सो उसमें उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे हम नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी अबाउट टू मूव है, ठीक है, वो जस्ट मूव करने वाली है, तो उस टाइम पे उसमें जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और उस टाइम पे उसमें जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। जितने भी फ्रिक्शन होते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्टलेस पड़ी है तो उसमें नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी अबाउट टू मूव हो तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और अगर कोई बॉडी मूव करने लग जाती है तब उसमें क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। तो इन तीनों केसेस को देखें तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब लॉज आ गए हैं, लॉ ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? जो स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है किसी बॉडी के मोशन की जो डायरेक्शन होती है उससे। अगर मान लो कोई बॉडी अबाउट टू मूव इन लेफ़्ट डायरेक्शन, तो उसका जो स्टैटिकल फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा तो वो राइट में होगा। ठीक है, तो जो बॉडी जिस साइड में मूव करती है उस साइड से दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिकल फ्रिक्शन का, स्टैटिकल फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई बॉडी अबाउट टू मूव होती है, मूव नहीं करती है, सिर्फ अबाउट टू मूव होती है, तो स्टैटिकल फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि उस बॉडी को मूव करने से रोका जा सकता है। और अगर बॉडी मूव करने लग जाती है तो स्टैटिकल फ्रिक्शन ख़त्म ही हो जाता है, फिर डायनेमिकल फ्रिक्शन हो जाता है। इसका मतलब जो स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है, तो जो स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि किसी बॉडी को मूव करने से रोका जा सके। अब स्टैटिकल फ्रिक्शन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसके लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के तीन लॉ हैं। पहला लॉ वही है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा किसी बॉडी के मोशन से अपोजिट होती है। किसी बॉडी को अगर ईस्ट में मूव करना है तो उसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? वेस्ट में होगी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी रेशियो नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होगी तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ना वो सेफ और एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होगी। सेफ का और एरिया ऑफ कांटेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैटिकल फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके लॉज के बाद हम देखेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन के
लॉज। इसका पहला लॉ है वही है कि अगर डायनेमिकल फ्रिक्शन है तो उसकी डायरेक्शन भी हमेशा बॉडी के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन होगी। सेकेंडली क्या है, जो डायनेमिकल फ्रिक्शन है उसकी रेशियो नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमेशा कांस्टेंट होगी, और जो ये रेशियो है वो स्लाइटली लेस देन द जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो रेशियो होती है उससे ये थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो डायनेमिकल फ्रिक्शन है दैट इज़ स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड क्या है कि किसी बॉडी का जो किसी बॉडी या मोशन का जो वेलोसिटी होती है उसके चेंज होने के साथ जो डायनेमिकल फ्रिक्शन है वो चेंज नहीं होता। मीन्स किसी की जो वेलोसिटी होती है किसी मोशन की, वो वेलोसिटी डायनेमिकल फ्रिक्शन को जो है इफ़ेक्ट नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मोशन होता है। तो ये जो 3 लॉज हैं वो किसके हैं, लॉज ऑफ डायनेमिकल फ्रिक्शन। उसके बाद जो आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे लिमिटिंग केस में देखे हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो उस कांस्टेंट को हम म्यू मान लेते हैं, तो F/R इज इक्वल टू म्यू, और ये जो म्यू होता है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले हम इस फिगर को समझेंगे कि ये कोई बॉडी है, वो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर रखी हुई, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है। तो अगर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है सो हमने मान लिया कि जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा जो कि आर है। तो अब एफ और आर इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमने मान लिया एस है। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस रिजल्टेंट और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी नोटेशन होती है लैम्डा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन एस एंड आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस फिगर से देखते हैं, हम इस एस को रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली। जब हम एस को रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली तो पहले हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल है क्या 90 माइनस लैम्डा। तो अब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करते हैं, एस कोस 90 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, एफ है। देन इसे कैसे 90 माइनस लैम्डा पे कोस चेंज हो जाएगा, तो एस साइन लैम्डा इज इक्वल टू एफ। अब हम इसको वर्टिकली एस को रिजोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस साइन 90 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आर। 90 माइनस लैम्डा के ऊपर साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो एस कोस लैम्डा इज इक्वल टू आर। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू एफ बाई आर, और एफ बाई आर हमें पहले ही पता है क्या होता है, म्यू। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद पहले हम एक आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो हमें मिनिमम फोर्स निकालना है कि जिस मिनिमम फोर्स से हम इस बॉडी को इस रफ सरफेस से ड्रैग कर सके। ठीक है, सी बी कोई सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, हमने ओ मान लिया। ठीक है, और हमने मान लिया कि हमें ना एक पी फोर्स इस पे अप्लाई किया है जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, हमने मान लिया इस जो बॉडी का वेट है वो W है। तो अगर ये बॉडी का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा R। ठीक है, P कोई फोर्स है जो हमने इस पे अप्लाई किया है जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ। अब हम इस फिगर से रिजोल्व करेंगे सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली। तो जो P फोर्स है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो P कोस थीटा, जो R है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो R कोस 90 डिग्री, म्यू आर है वो एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो म्यू आर कोस 180 डिग्री, W है वो 270 फॉर्म कर रहा है तो W कोस 270 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो पूरा
जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका हॉरिजॉन्टली जो सारे कंपोनेंट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे 90 और 270 वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो पी कोस थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से पी कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमने रख दी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको रिजोल्व करेंगे वर्टिकली करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कोस ले रखा वहाँ साइन ले लेंगे। तो पी साइन थीटा प्लस आर साइन 90 डिग्री म्यू आर साइन 180 डिग्री प्लस डब्ल्यू साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। सो जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब जो 180 डिग्री है उसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पी साइन थीटा प्लस आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें आर को एलिमिनेट करना है। अगर आर को हमें एलिमिनेट करना है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से आर की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रख देंगे सेकंड में। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, पी साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा अपॉन म्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। पी म्यू साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा माइनस म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब पी को कॉमन ले लिया, म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, इसको राइट हैंड साइड पे लेके गए। अब पी की वैल्यू आ गई म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। जैसा कि हमें पता है म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट लैम्डा। टेंजेंट लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। वो वैल्यू पुट आउट की, यहाँ पे साइन कोस लैम्डा से कोस लैम्डा कट हो गया, नीचे क्या आ गया, साइन लैम्डा साइन थीटा प्लस कोस लैम्डा कोस थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, कोस थीटा माइनस लैम्डा। तो पी की वैल्यू हमारी आ गई साइन लैम्डा इंटू डब्लू बाई कोस थीटा माइनस लैम्डा। तो पी की वैल्यू लीस्ट कब होगी, पी की वैल्यू लीस्ट तब होगी जब ये कोस थीटा माइनस लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 कब होती है, जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब हम थीटा माइनस लैम्डा को 0 के बराबर रखेंगे तो थीटा आ जाएगा लैम्डा के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम फोर्स को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करेंगे तो जो P होगा वो लीस्ट होगा, और उस P का मैग्नीट्यूड तब क्या होगा, W साइन लैम्डा। सो इस आर्टिकल से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हो तो अगर हम उस पर फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन से डालेंगे तो वो जो फोर्स होगा वो लीस्ट लगेगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, W इंटू साइन लैम्डा होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड आर्टिकल करते हैं। सेकेंड आर्टिकल की स्टेटमेंट देखो, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ अ रफ प्लेन ऑन विच अ हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्सेस। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है तो हमें उसका इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस निकालना है कि अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई भी फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना, कि वो ड्रैग डाउन ना हो। ड्रैग डाउन ना हो मतलब ये जो बोल रखा है ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मीन्स वो चले ना, मोशन ना हो उसमें। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ना कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में है, उसका वेट है W1। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉडी को रखा गया है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ये होगा। और हमने मान लिया कि जो उसका एंगल है ना, उस प्लेन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है, अल्फ़ा है। तो अगर प्लेन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो भी वर्टिकल के साथ अल्फ़ा ही होगा। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो है W1 वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। इस W1 को ना हमने 2 पार्ट में रिजोल्व कर दिया। एक पार्टिकल जो एक है वो अलोंग द प्लेन किया है, वो है W1 साइन अल्फ़ा, और जो दूसरा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो क्या है, W1 कोस अल्फ़ा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो या फिर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्यों अपवर्ड होगी, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करने वाली है तो इसका जो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपवर्ड होगी। ठीक है, अब हम ये जो फोर्सेज हैं इस पॉइंट के ऊपर उनको रिजोल्व करेंगे प्लेन के अलोंग। जब हम प्लेन के अलोंग करेंगे तो क्या होगा, प्लेन के अलोंग करेंगे ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को
कैंसल्ड आउट कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। W1 sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर टू प्लेन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसल आउट कर देंगे और ये दोनों बराबर होंगे। R इज इक्वल टू W1 कोस अल्फा इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से R को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से R की वैल्यू इसमें पुट आउट कर देंगे, ये वैल्यू पुट आउट कर दी तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, टेंजेंट लैम्डा के बराबर, तो इसकी वैल्यू रख दी टेंजेंट लैम्डा दैट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। मीन्स क्या हो गया कि वो रफ इंक्लाइंड जो सरफेस है ना, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ इंक्लाइंड होगा ना, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन है वो लैम्डा हुआ, तो वो जो बॉडी है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेगी बिना किसी फोर्स के अप्लाई किए। थैंक यू।